स्टूडियो की घड़ी में 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। अप्रैल की 21 तारीख और हफ्ते का पहला दिन। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आप सबका खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। सामिल नाज़रीन, आज की नशरियात में अहम तरीन गुफ्तगू होनी है और बात जम्मू कश्मीर के साथ शुरू होगी, जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच हज़ारों लोग दरमांदा है। पहाड़ टूट पड़े हैं और क़यामत सुगरा जैसी सूरत हाल बनी हुई है। ग्राउंड ज़ीरो पर आपको लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की। बात यहाँ नहीं रोकेंगे, बल्कि बात आपको उस रेड अलर्ट की भी बताएंगे जो लद्दाख के अंदर किया गया है। रेड अलर्ट क्यों है, सूरत हाल है क्या, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे चलेंगे तो आपको ऐवान के हवाले से गुफ्तगू बताएंगे। उस ऐवान की बात करेंगे जिस ऐवान के अंदर आखिरी 3 दिन हंगामे के नज़र हुआ। वक्फ कानून और दीगर मामलात पर स्पीकर के सामने तहरीक इल्तिवा रखी गई, लेकिन अब खबर यह है कि कानून को लेकर कुछ मज़ीद बातें सामने आई हैं। बातें हैं क्या, वो भी आपको बताएंगे। फिर आगे बताएंगे आपको कि अमन, इंसाफ, ये दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन इंसाफ के लिए जो निज़ाम हमारे पास है, क्या वो निज़ाम सही है और क्या वो निज़ाम उन तकाज़ों को पूरा कर पा रहा है जिन तकाज़ों के तहत निज़ाम अदल को चलना चाहिए। इस पर भी एक बड़ा सवाल है। सवाल हमने नहीं उठाया होगा, बल्कि सवाल उस रिसर्च से उठा होगा जो हम आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए में। मशरिकी वस्ता भी आपको लिए चलेंगे और दीगर खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन 9:45 का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। आप कॉल करेंगे, अपने मामलात मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो गुफ्तगू हुकूमत के कानों तक पहुँचे, वो गुफ्तगू हुकूमत के उन अरकान तक पहुँचे जिन्हें आप पॉलिसी मेकर्स कहते हैं, और वो पॉलिसी मेकर्स आपकी आवाज़, आपके मामलात और आपके मसाइल पर गुफ्तगू करने के बाद उसे हल भी करें। तो इस तयशुदा फॉर्मेट के साथ ही आपको याद दिलाते चले कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ज़रूर आइएगा, जहां पर हर पल हम ये कोशिश करते हैं कि आपको खबरों से बाखबर रखा जाए। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, वो किताब जहां पर पल पल की खबर लिखी जाती है, और वरगर्दानी करने के बाद आज क्या कुछ आसिफ रशीद देख चुके हैं, आपके सामने चंद अहम तरीन वाक़ात रखेंगे। आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। पीर का दिन, नई सुबह का आगाज़, नए हफ्ते का आगाज़। उम्मीद और दुआ कि आप सब बहुत अच्छे से बखैर आफियत होंगे और जहाँ जिस हाल में होंगे खुश मिजाज होंगे। मुख्तलिफ इलाकों से बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि कुछ इलाकों में आज बेहतरी के आसार जो हैं उसके मुताबिक चीज़ें हों और ख़बरें या अपडेट्स या तफसीलात अब तक पहुँचती रहें। प्रोग्राम में फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे या इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटते हैं, तारीख के आईने में ज़रा चंद वाक़यात को समझने की कोशिश करते हैं जो सबक आमोज़ भी हैं। 1451 में लोधी ख़ानदान के बानी बहलूल खान लोधी दिल्ली का बादशाह बना। 1451 दिन आज का था। इसके अलावा अप्रैल की 21 तारीख थी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। 1509 में हेनरी हफ्तम के इंतकाल के बाद उनके बेटे ने आज जिम्मेदारी संभाली और जे हेनरी जिनकी आज ताजपोशी हुई 1509 में, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक दिन 21 अप्रैल का आता है। 1526 में मुगल शहनशाह बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पानीपत की लड़ाई हुई और इब्राहिम लोधी आज के दिन मारा गया और इस तरीके से लोधी सल्तनत का एक तरह से खात्मा भी हुआ। यहाँ से मुगलिया दौर मजीद आगे बढ़ा। 1572 में फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान स्पेन के खिलाफ फौजी समझौते पर दस्तखत आज के दिन हुए। 1654 में इंग्लिस्तान और स्वीडन के दरमियान तिजारती समझौते पर आज के दिन हस्ताक्षर हुए, दस्तखत किए गए। इसके अलावा 1720 में बाजीराव अव्वल पेशवा बालाजी विश्वनाथ के जानशीन बने। दिन आज का आता है अप्रैल का 1720 साल में। इसके 19 बरस बाद 1739 में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अमन समझौते पर आज के दिन दस्तखत हुए। 1782 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर का कयाम अमल में आया। दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक, कभी कभार माना जाने वाला बैंकॉक आज के दिन बना। टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया के बड़े शहरों को टक्कर देता है। 1987 में श्रीलंका में बम धमाके में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत कोलंबो के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान की इतलात मौसूल हुई। 1983 में बरतानिया में 1 पाउंड का सिक्का पहली मरतबा पेश किया गया, दिन आज का था। 1941 में यूनान ने नाजी जर्मनी के सामने खुद सुपुर्दगी की
और ये वो वक्त था जब दूसरी जंग अजीम से पूरी दुनिया गुजर रही थी। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तबाही के मनाजिर देखे गए और 1938 में मारूफ शायर अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान के शहर लाहौर में इंतकाल हुआ। अदबी खिदमात से वाबस्ता या वो तमाम लोग जो उर्दू और हिंदी ज़बानों से मोहब्बत करते हैं, फ़ारसी जानते हैं, तमाम लोग आज अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को याद कर रहे हैं। तो ये अहम तरीन वाक़यात थे हिस्ट्री ऑफ द डे में फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज बैनुल-अक़वामी या कौमी सतह की खबरों पर बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा उस इलाके की तरफ आपको लिए चलते हैं जहाँ तबाही के मनाजिर हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर जो कुछ उस खित्ते के अंदर हुआ उसने पूरे खित्ते के अंदर गम की लहर है ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है। जम्मू सूबे के ज़िला रामबन, बनिहाल और आसपास के इलाकों में ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसकी वजह से इंतज़ामिया ने कई बड़े फैसले गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान लिए हैं। सबसे पहले ज़िला रामबन चलते हैं। थोड़ी देर में खास मेहमान हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करेंगे और आज पूरे दिन दोनों खित्तों में आपका सफ़र भी मुतासिर होने वाला है। इशफाक, वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई हैं, तेज़ हवाएं चली हैं और महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक कई मकामात पर चट्टानें भी खिसक आई हैं, बर्फानी तोदे भी गिराए हैं, जिस दौरान अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर की तस्दीक भी हो चुकी है। ताहम इन तमाम मामलात और मुश्किलात के बावजूद 350 से ज़्यादा अफराद को बचाया भी गया है। SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी रजाकार रामबन, बानिहाल सेक्टर के आसपास के इलाकों के अंदर, डोडा बदरवा के इलाकों के अंदर और उन तमाम इलाकों के अंदर जहां पर इस तरीके की मुसीबत आसमान से टूट पड़ी, वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को चला रही है आज के दिन भी। ताहम जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, जिस तरीके से बादल फटे हैं, जिस तरीके से पहाड़ टूट कर रेजा रेजा होकर गिरे हैं, उसके बाद क़यामत सुगरा जैसी सूरत हाल रामबन के आसपास के इलाके के अंदर देखने को मिली है। रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उस एडवाइजरी को देखते हुए आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। अगरचे सुबह सुबह मौसम का मिजाज बेहतर है, लेकिन जो पंथियाल, रामबन और आसपास के इलाके के अंदर सूरत हाल है वो ये बता रही है कि अगर मौसम का मिजाज सही रहा 7 से 8 घंटे मजीद लगेंगे इस शाहराह को थोड़ी बहुत काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से रियासती इंतजामिया का बड़ा फैसला हुआ, जिस फैसले के तहत तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, कॉलेज से रामबन, डोडा और कश्मीर वादी के अंदर आज बंद करने का हुक्मनामा रात देर गए जारी कर दिया गया। और महकमा तालीम की सरबराह वजीर सकीना यतू साहिबा की तरफ से कल सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की गई कि तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि आज तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखा जाए कश्मीर सूबे के अंदर। इधर रामबन, डोडा और पुंछ राजौरी से भी इतलात ये है कि वहाँ पर भी मौसमी सूरत हाल को देखते हुए आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। NDRF, SDRF की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रही है। रियासती इंतज़ामिया मुतहरिक है और रियासत के वज़ीर आला अगरचे बैरून रियासत ज़रूर है, लेकिन नायब वज़ीर आला ने कल इस इलाके तक पहुंचने की कोशिश की। मज़कूरा मेंबरान असम्बली उनके साथ थे और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का आज खुद मुशाहिदा भी किया है। 200 गाड़ियां अभी भी मुख्तलिफ मकामात पर फंसी पड़ी हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद है और इस शाहराह पर अगर आप देखेंगे तो 3000 के करीब गाड़ियां थी जो दरमानदा थी, जिन्हें सेफर प्लेसेस की ओर भी मूव कर दिया गया है। और पिछले 2-3 दिनों के दौरान मुसलसल बादल फट रहे हैं, मुसलसल बारिशों का सिलसिला चल रहा है। शेर बीबी और आसपास के इलाके के अंदर सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला भी लिया है। ये वो बात है जो कल सकीना यतू जो वज़ीर तालीम है उन्होंने कहा कि आज 21 अप्रैल है और आज के दिन तमाम हालात वाक़ात को देखने के बाद एहतियातन आज स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया, यह उनकी तरफ से बात नहीं की गई।
इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी सोशल मीडिया साइट पर तहरीर किया, कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है जिस तरीके के लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस तरीके से आसमानी बादल और पहाड़ गिर पड़े हैं, हाँ, और जिस तरीके से इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन तमाम हालात वाक़ात पर नज़र रखी जा रही है। आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान मजीद बारिशें, मजीद तेज़ हवाओं का सिलसिला होगा और इस तरीके से जहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र मुअत्तल कर दिया गया है, इसी तरीके से मुगल शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि हज़ारों गाड़ियां वहां पर भी दरमानदा है। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया गया है। ये वो 3 बड़े रास्ते हैं जिन्हें फिलहाल ये कह दिया गया कि सूरत हाल ये है कि बारिशें पड़ रही, अभी रुकी पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा नुकसान अभी रामबन और रामबन के आसपास के इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इंटरीम रिलीफ जो है मिले। सबसे पहले बात करेंगे, अर्जुन सिंह साहब हमारे साथ है, अर्जुन सिंह राजू जी, जो मेंबर असेंबली है रामबन के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं और इस तमाम प्रोसेस को आज खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इंतजामिया के साथ राब्ते में है। राजू जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पिछले 2 दिन से जो कुछ रामबन के आसपास हमने देखा, जिस तरीके से मलबा आया, जिस तरीके से पहाड़ गिरे, गाड़ियां अभी भी फंसी हुई है, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? क्या उन गाड़ियों को निकालने का कोई बंदोबस्त हो पाया है और क्या कुछ और है आपके पास जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? हाँ, शुक्रिया आप सबका। देखिए, जिस तरीके का ये मतलब की त्रासदी हुई है, मतलब कई सारे लोग जो बुजुर्ग भी हमें मिले, वो उनकी मतलब वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और एक जगह होता है ना, ये मल्टीपल लोकेशन पर ये क्लाउड बर्स्ट और वो फ्लैश फ्लड का आया। अच्छा, मेन दिक्कत ये है कि आपका टाउन भी बिल्कुल 80% टाउन इफेक्टेड हुआ इस क्लाउड बर्स्ट से, रामबन टाउन इसके आप कहें जिला का। उसके बाद आप देखेंगे गांव की सूरत हाल अभी बिल्कुल तशवीशनाक इसलिए बनी हुई है कि उनके साथ जो रास्ता जो सड़कें हैं कई जगह पर, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप रामबन को देखेंगे, जिस इलाके में अभी 3 लोगों की डेथ हुई है, अभी मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया। वजह यह है कि एक तो उस लोकेशन पर रोड बिल्कुल बंद है, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी होगी कि आपको दूर दराज इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, लाइट है नहीं, मोबाइल उनके लोगों के स्विच ऑफ हैं, तो कनेक्ट होना की अंदाजा लगाना इसका मुझे लगता है अभी बड़ा मुश्किल है। तो इंतजामिया लगी है, आप ठीक कहते हैं कि कल से वार फुटिंग बेसिस पर इसको, और हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब भी कल शाम को यहाँ उन्होंने दौरा किया है। लेकिन अब हमारी गुजारिश ये है और हमारा जो है कि जो होना था सर सो हो गया है। अब इसको रिहेबिलिटेट करने का मेन जो है, अब क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि पानी की समस्या अब आने वाली है, पीएचई की जितनी भी पाइपें हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। आपका बिजली की जो तफसीली लाइनें हैं वो उखड़ चुकी हैं। तो बिजली पानी को रिस्टोर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां तो चला है, लेकिन ये चीजें बुनियादी चीजें उनका, और आप देखेंगे यहाँ ये तो एक बंदे तक पहुंचने की वाली बात है ना। अच्छा अर्जुन सिंह जी, ये भी बताइएगा, डिजास्टर बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से ये हाईवे बनाया गया और जिस तरीके से ब्लास्टिंग ये हुई है, ये दरअसल वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है कि अगर उसको ध्यान में रखा गया होता, नेचुरल जो हालात हमारे हैं उन पहाड़ों के, अगर उनको थोड़ा सा रिसर्च करके किया गया होता तो शायद आज ये नहीं होता। अब ये हो गया है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बात उस हद तक भी जाती है, क्योंकि लेकिन आज इस वक्त ये कैलेमिटी है तो हम किसी पर ना वो पिन पॉइंट और मैं वो शिकायत नहीं करना चाहता हूँ कि अब फला अफसर या फला आदमी ने की वजह से ये हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रामबन टाउन में अगर आप देखेंगे जी, रामबन टाउन में आप देखेंगे जो 2 नालों में जो ये क्राउड बस्ट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ नीचे आपका उस्मान होटल के इर्द गिर्द जो सारी दुकानें वो गाड़ियां वहां तबाह हुई, उसमें कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे का बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया उन्होंने। पिछले 2 साल पहले लोग वहां उनको चिल्लाते रहे, धरने दिए उन्होंने कि आप इस नाले को बंद ना कीजिए आगे से। वहां आप देखेंगे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि जो नाला आ रहा है उसका मेन माउथ ही उसको उन्होंने बंद कर दिया है, आगे उसको बड़ी दीवार लगा दी थी, जिस कारण क्या होगा जब ऊपर से मलबा आया आगे उसको जाने का स्कोप नहीं था, वो आगे पीछे फैला, जिसकी जद में जो है ये सारे मकान दुकानात आ गए। एक दूसरा आप देखेंगे शहर के बीचों बीच जो मेरा रेजिडेंस जहां में मेरा अपना मकान है
वार्ड नंबर 1 से, जो यहाँ से एक जो छोटा नाला गुजरता है, ये भी सेरिकल्चर एक हमारे आगे डिपार्टमेंट है। सेरिकल्चर ने क्या किया है कि आप देखेंगे वो उस अफसर के खिलाफ मैं बोलता हूँ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, जितने नाले के सामने एक अननेसेसरी स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, सेरिकल्चर की बिल्डिंग है। अगर आप खुद अपने लोगों को भेजेंगे मौके पर, तो जब नाले का स्कोप ही नहीं आगे जाने को, नेचुरल कोर्स उसका आप लोगों ने रोक दिया है। तो ये जो 2 डिजास्टर हुए, एक में नेशनल हाईवे मुझे बिल्कुल जिम्मेदार मुझे लगता है, और दूसरा आपका ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, इसकी कल भी लोगों ने काफी वहां मजम्मत भी की है। मतलब आप ठीक कहते हैं, एक तो चलिए कुदरती आफत है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मैन मेड भी कहीं ना कहीं हमने इसमें रोल है। चाहे वो आप हाईवे अथॉरिटीज का किस तरीके की उन्होंने कटिंग, आप देखें ना बुरा हाल किया है उन्होंने रामबन में। आप नाशी स्टेच टू लेके आप पटियाला करेंगे, हाँ चैलेंजिंग ये एरिया है ये। अच्छा जी, राजू साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब बहुत सारा एरिया इफेक्टेड है, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं, तो रिलीफ ऑपरेशंस का क्या कुछ है? क्या कोई रिलीफ सेंटर कहीं पर लोगों के लिए? देखिए यहाँ पर इन्होंने रामबन में एक वो कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है, और हमारा तो ये हिदायत हमने ये दी थी, क्योंकि आप जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचेगी दूर दराज गाँव में क्या है, तो लोगों को हमने यहाँ से ये मैसेज फराहम कराया कि जिसको जहाँ कोई स्कूल, कोई पंचायत घर, जिसको कोई जहाँ नजर आता है, तो आप बिना किसी का आदेश सुने हुए वो आप उन स्कूलों में, उन सरकारी बिल्डिंगों में कम से कम पनाह ले लीजिए। तो लोगों ने वैसा ही किया है, चाहे शहरी की जगह पर, चाहे किसी भी जहाँ लोगों को ऐसा खतरा था, जिसके मकान क्योंकि डैमेज हुए हैं, वो रहने लायक नहीं थे। तो हमारी ये थी कि अब हम कहाँ आपको पहुंच पाएंगे, आप खुद ही उन स्कूलों में, उन पंचायत घरों में आप बैठ जाइए। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास पहुंचेगी तो फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके का क्या करना है, रिस्ट्रक्चर कैसे करना है। चाहे वो धर्मपुर में आप देखेंगे बिल्कुल तबाह हो गया है, तो अब इसको समय लगेगा, फिर समय काफी लगेगा, और इसके लिए माली इमदाद की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये आशाएं लोग बनाते हैं, तो अब ये कॉस्मेटिक से तो कुछ नहीं बनेगा। एक अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जो मुझे अभी बताया जा रहा है वो ये भी है कि अभी तक गवर्नमेंट एड की कोई बात नहीं रखी गई, जो इमीडिएट रिलीफ रेड क्रॉस और दीगर तरह से मिलना चाहिए था उन लोगों को, जो सड़क पर भी है, जो टूरिस्ट भी है, कहीं पर वो दिख नहीं रहा है। तो क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट गियर अप होगी आज दिन में? नहीं, गियर अप देखिए, अभी तो जब बिल्कुल उसमें आता है, इनिशियली हिकअप्स रहते हैं कि किस तरीके की क्या, क्योंकि बिल्कुल ऑल ऑफ सडन हुआ था ये, सुबह 3-4 बजे का वाक़ा जब ये फ्लैश फ्लड और क्लाउड बस्ट हुए हैं, तो किसी को भी इस तरीके का उम्मीद नहीं थी कि आखिर करना क्या है, और रोड कनेक्टिविटी पूरा बंद है। तो उसको मशीनरी को मोबिलाइज करने में, क्योंकि आप देखेंगे आपका पीडब्ल्यूडी महकमा वो डिफेंस उसके पास था ही नहीं, कुछ बेचारों के पास ना कोई जेसीबी मशीन ना कुछ है। फिर प्राइवेट हायर करके कहीं दाएं बाएं से प्राइवेट कंपनी से, अच्छा जो मेंटेनेंस वाली कंपनी है वो कहाँ है, एक मशीन लेके वो पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो घूम रही है। मतलब इस तरीके का इनका हालात, वो चलो मैंने कहा ना, अभी मैं किसी पर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही सिचुएशन सेटल डाउन हो जाएगी, अब तो आज तो धूप खिली है, क्योंकि कल दिन भर मौसम खराब रहा, बारिशें होती रही, तो रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचने में भी दिक्कत आती गई हमें। अब जो है आज थोड़ा सा इसमें तेजी और आएगी, और हम भी खुद मैं अपना अभी तेरी के मुकाम पर धर्मपुर खुद पर्सनली मैं वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ अब मैं जा सकूंगा आज दिन पर। तो फिर ग्राउंड सिचुएशन का असेस करके, और तभी एक मैंने कहा कि सरकार से हम ये इमीडिएट कोई दे देते तो वो पता नहीं चलता ना, क्योंकि आपका लॉस कितना हुआ है जब तक वो असेस नहीं होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका खाका तैयार कर रही है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट बनेगी तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि उसके मुताबिक ही कोई वो रिलीफ पैकेज वैसा। बहुत शुक्रिया अर्जुन सिंह राजू जी, एमएलए रामबन से हमारे साथ थे। कोशिश कर रहे हैं कि दीगर अराकीन से भी बात हो पाए, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से हमें ज्वाइन करेंगे, अलग अलग मकामात की सूरत हाल क्या है, हमारी तवज्जो ज़्यादा ये इसी पर है, ज़्यादा फोकस बना हुआ है। हमारे साथ वादी कश्मीर से भी हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, और सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज दिन भर सूरत हाल उस पर बात करेंगे। और ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प हैं, जो लोग फंसे हैं उनके लिए फ़ौज, पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से भी लंगर का अहतमाम भी किया जा रहा, खाना पीना, और जो लोग तकरीबन 350 के आसपास जो बचाए गए, बहिफाजत निकाले गए, इस डिज़ास्टर से बाहर निकले, उनके खाने का बंदोबस्त और सारी चीज़ें यहाँ फ़ौज और दीगर लोगों की तरफ से की जा रही हैं। नदीम इकबाल के पास भी चलेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रामबन से। सलीम को गोली मारने पहले
नदीम से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनके पास चलेंगे और तस्वीरें जरा उधमपुर की भी दिखा दीजिएगा। उधमपुर के अंदर जो सूरत हाल है और ये तस्वीर जो बिल्कुल मुसलसल फंसे पड़े हैं और एक तरफ से आप देख सकते हैं हज़ारों गाड़ियां भी दरमांदा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि अभी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उस पूरे एरिया के अंदर शुरू किया जाए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तस्वीरें उधमपुर के, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर सफ़र करने का बिल्कुल कोई इस वक्त सूरत हाल है ही नहीं। एक तरफ ये मशीनरी जो रामबन के अंदर लगी है, तो दूसरी तरफ हमारी जानकारी के मुताबिक चनैनी नाशरीत से उधमपुर या नगरोटा जो बाईपास है वहां से आगे आप शुरू करेंगे तो ये 2-2.5 हज़ार गाड़ियां हैं छोटी बड़ी मिलाकर जो इस वक्त दरमांदा है। आसपास जो छोटे लिंक रोड्स हैं वहां पर ही थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल एग्जैक्टली इस वक्त एसेस हो रही है सेकंड डे में, जब इस डिजास्टर के बाद थोड़ी सी चीजें मामूल पर लाने की कोशिश हो रही है रामबन के अंदर? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त हम रामबन की अगर बात करें, मैं शान पैलेस के मकाम पर हूं जहां पर कल बारिश के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से लोग कहीं न कहीं परेशान नजर आए, जहां होटल मालिकान का भी मकानात में जो है पानी दाखिल हुआ और उसके साथ साथ में बिजनेस यूनिट्स भी काफी सारे जो है तबाह बर्बाद हुए जिसको नुकसान पहुंचा। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें इस साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कल शाम को जो है एक एक्सकेवेटर लगाया गया था और एक सिंगल क्रॉसिंग दी है ताकि लोगों को जो है आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस चीज की अगर हम बात करें, ये चीज इतनी सही हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक हाईवे को पूरी तरह से रेस्टोर नहीं किया जाएगा, इस तरफ में आप देखेंगे कि गाड़ियां जो मलबे के नीचे दबी हुई थी वो अभी ऐसी की ऐसी हैं। और ये जो सामने है उस्मान ओवैस होटल है और उसके साथ में कार्तिक हार्डवेयर्स है और हमारे पीछे जो है रेड टेप का आउटलेट भी है। और कुल मिलाकर हम देखें कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम 48 से 72 घंटे में तमाम चीजों को रेस्टोर करेंगे, लेकिन ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है जिस तरह से काम चल रहा है। इस मलबे को अगर ऐसे ही रहने दिया और अगर मौसम दोबारा से खराब होता है तो जाहिर सी बात है परेशानियां जो है बड़े पैमाने पर पेश आ सकती हैं। अगरचे आज मौसम बेहतर भी है, लेकिन अब लोग मुंतजिर हैं कि कब इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि ये एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर हम देख रहे हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। अगर शान पैलेस के साथ साथ हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन के मोहल्ले में देखें, कैफेटेरिया रामबन में देखें, मिहाड़ में देखें, उसके साथ साथ में करोल देखें, और हमारे पास और भी कई सारे इलाके हैं जहां सेरी की हम बात करें 3 फ्यूल जो कैरियर टैंकर्स है वहां पे फंसे हुए हैं। और ये सब चीजें ऐसे बातों से तो होने वाली है नहीं। एनएचएआई की कहीं न कहीं हम कहे कि संजीदगी से नोटिस लेना है कि एनएचएआई काम किस तरह से करे, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर रोड सिंक हो गई है। अभी ये बताइएगा कि खबर हमारे पास ये भी है कि कुछ टूरिस्ट भी हैं, कुछ लोग बीमार भी हैं जो अपनी अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, वो फंसे पड़े हैं। उनके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं और क्या कुछ अभी सिचुएशन बन रही है उनके लिए? उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या वापस भेजा जा रहा है उधमपुर की ओर? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि रामबन और जम्मू का जो सड़क राब्ता है वो जुज़वी तौर बहाल कर दिया गया है, वहां पर गाड़ियां चल रही है। लेकिन अब सवाल उन लोगों का है जो इस वक्त ऐसी जगहों पे फंसे हैं जिनके दोनों अतराफ में मलबा है। अब सेरी और मारू के बीच जो लोग फंसे हैं वो ना बानिहाल की तरफ जा सकते हैं ना रामबन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इंतजामात अगर होते तो शायद उनकी फोन कॉल्स हम तक मौसूल ना होती कि जनाब हमारे लिए कुछ इंतजाम करवाएं। हम यहाँ पिछले 24 घंटे से रुके हुए हैं, हम यहाँ पिछले 36 घंटे से रुके हुए हैं, लेकिन हमारे लिए कोई इंतजामात नहीं किए। तो कुल मिलाकर ये कहे कि इंतजामिया की तरफ से कहा तो गया कि हम जो है पहले इंसानी जिंदगी को तहफ्फुज फराहम करने के लिए लोगों को एवैक्यूएट करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनको आप वहां से निकालकर सेफर जोन्स की तरफ ले जा रहे हैं तो वहां उनके खाने पीने और सेहत का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, ये लोगों के सवालात है। और आज दिन भर हम ये चीजें देखेंगे कि इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और एनएचए जिस पर जिम्मेवारी है कि वो रोड को रेस्टोर करे वो किस तरह से काम कर रही है, उनकी मशीनरी कितनी तेज चलती है। ये आज पूरे दिन में तस्वीरें क्लियर होंगी, सामने होंगी, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि क्या हाईवे को कब तक रेस्टोर किया जाएगा। क्योंकि रामबन के अंदर हम देख रहे हैं कि लिंक रोड्स भी इस वक्त बंद है, सड़क राब्ता एक तरफ देखें वो भी बंद है, बिजली की सप्लाई भी बंद है, पानी की सप्लाई भी बंद है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी होती है और अगर किसी पेशेंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ये भी काफी मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम 48 से 72 घंटे के अंदर तमाम चीजों को रेस्टोर करेंगे और हाईवे पर अगरचे ज्यादा वक्त भी लग सकता है,
लेकिन मशीनरी कितनी तेजी से काम करती है, उसके बाद ये तमाम चीजें साफ होंगी कि रोड को कब रेस्टोर किया जाएगा, कितने दिनों में रोड को रेस्टोर किया जा सकेगा, और जहां पर रोड सिंक हो गई है अच्छा वहां पर नदीम, जल्दी से ये भी होगा। बताइएगा, ये एक अंदाजा ये है कि 200 प्लस गाड़ियां अभी जो मलबे के नीचे हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट से बताती हैं 70 से 80 गाड़ियां हैं। एग्जैक्टली उसका कोई अंदाजा लग सका है? क्योंकि कुछ गाड़ियां जो ऊपर दिख रही हैं वही तकरीबन 100 प्लस नजर आती हैं, जो हम तस्वीरों से कम मुशाहिदा कर पाए। एक तो वो, दूसरा हर गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 लोग थे, बीच में कुछ मुसाफिर गाड़ियां, कुछ टूरिस्ट। तो कोई जानी नुकसान मजीद ना हो, इससे बचने के लिए क्या ये कंफर्म हो रहा कि तमाम लोग कल ही बाहर निकाले गए बहिफाजत, या कोई किसी गाड़ी में अभी भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि जब रोड पर लोग निकलते हैं और फिर मोबाइल फोन चार्ज ना हो, क्योंकि ये तमाम चीजें तो आज की डेट में कॉल करके देखा जाता है, और कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ भी हैं, और कहीं न कहीं अभी ये सब चीजें क्लियर नहीं है कि गाड़ियों के अंदर कोई लोग हैं या नहीं। लेकिन जो गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर ही अगर हम देखें, रामबन और बैटरी चश्मा के बीच की बात करें, लगभग 60-70 गाड़ियां तो यहीं पर मलबे के तले दबी हैं। उसके बाद अगर हम रामबन की तरफ आए तो रामबन जिस इलाके में मैं हूं, 15 से 20 गाड़ियां यहां पर मलबे के नीचे हैं। फिर आप अगर हायर सेकेंडरी रामबन की तरफ जाएं तो वहां पे टू व्हीलर्स को लेके, हम प्राइवेट कार्स को लेके देखें तो वहां पर भी गाड़ियां मलबे के नीचे है। अब करोल के पास में जाए तो वहां पर भी गाड़ियां मलबे के नीचे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी ये सब चीजें कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां मलबे के नीचे नदीम, आप दबी बने हुई हैं। रखिएगा, नजर ग्राउंड जीरो से और भी रिपोर्ट कीजिएगा ताकि सोशल मीडिया हैंडल पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पल पल का अपडेट भी मिल सके। लेकिन जरा फटाफट से सलीम वानी के पास भी चलेंगे, जो अपडेट हमें करेंगे। आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनके पास भी चलते हैं, और साथ साथ उधमपुर भी चलेंगे, किशोर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका भी है, जब हम देखते हैं श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शाहराह वो भी बंद पड़ी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे वाले पोर्शन यानी कश्मीर वाले सेंटर से देखा जाए तो मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इस पूरे शाहराह पर रेड अलर्ट है, क्योंकि करगिल के अंदर जिस तरीके की बारिशें हुई है, बर्फबारी हुई है। तो कब तक यह शाहराह खुल सकता है लद्दाख वाला? और जो 3 दिन से मुसलसल जो बारिश हुई थी, जोजिला में भी बर्फबारी भी हुई थी, वहां पे जो फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ था कल पूरे दिन को, पिछली वाली रात को भी। उसके बाद जो बीआरओ है, जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट है, दोनों साइड का, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जोजिला को भी रेड किया गया है। अभी आज सुबह जब बात हुई है, जो OC 122 RCC बीआरओ के हैं, उन्होंने बोला है कि 10 से 11 बजे के बीच में हम रोड को ग्रीन जोन देंगे, लेकिन उसके बाद अगर मौसम ठीक रहा, शायद आज बाद दोपहर इस रोड को रिस्टोर किया जाएगा ट्रैफिक के लिए। अभी काफी सारे जो ट्रक्स है दरमांदा है वुसन इलाके में, क्योंकि पहले जो 10 दिन जब जोजिला को ओपनिंग की गई थी तो 2 व्हीलर्स या पैसेंजर व्हीकल्स जो छोटी मालबरदार गाड़ियां थी उनको अलाउ किया गया था, लेकिन अब ट्रक्स को भी अलाउ किया गया था 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद ही इस रोड को रेड किया गया है। काम तो चलता है, आज 6 बजे काम स्टार्ट हुआ है, 10 से 11:30 बजे का टाइम बीआरओ ने दिया है। उसके बाद रोड को रेस्टोर के लिए क्या कहा गया है, उसके बाद अगर मौसम ने साथ दिया, अभी मौसम तो खुल गया है, लेकिन जो एडवाइजरी है कि आज दिन में भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जब यहाँ पे होती है तो जोजिला में बर्फ होती है। तो अब क्या ऊपर वाले का क्या करना होगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद यह पता लगेगा कि लद्दाख शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार बनेगी या नहीं। लेकिन आकाश, जरा आप भी अपडेट करें, मुगल शाहराह से लेकर आपके आसपास सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? तारीखी मुगल शाहराह को आज सुबह ही कुछ ही समय पहले जो है बहाल कर दिया गया था। जिस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी में ये बताया जाता था कि आज जो है शोपियान की तरफ से जो है पुंछ ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, लेकिन रामबन की रोड बंद होने, जम्मू श्रीनगर हाईवे की रोड बंद होने की वजह से जो है इस पर जो है काफी गाड़ियां जो है रात से ही फंसी हुई थी। अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई है, सुबह की पहली किरण से ही जो सुबह 8:30 बजे जो है टुवर्ड्स चंडीमठ से जो ट्रैफिक जो यहाँ पे देर शाम से ही जो लोग फंसे हुए थे उनको जो है यहाँ से श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया गया। जी गौर, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि थन्ना मंडी से सरहदी जिला पुंछ व कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम गाड़ियों को सब डिवीजन इंतजामिया की तरफ से बंद कर दिया गया। ये किस हद तक सही है? जी गौर, थन्ना मंडी की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे प्रबंध किया गया है। ट्रैफिक की हवाले से बात करें, वहां पे ट्रैफिक इसलिए रोका गया है क्योंकि आगे मुगल शाहराह के ऊपर जो है चंडीमठ से लेकर बख्तियार तक जो है 2 तरफा
डबल लाइन ट्रैफिक जो है रात से ही लगी हुई है उसको जो है क्लीन करें, और अभी जो है ट्रैफिक मुगल रोड पे बहाल कर दी गई है। और ये भी खबर आ रही है कि कुछ ही समय बाद जो है ट्रैफिक उस तरफ से भी जो है छोड़ी जाएगी, क्योंकि दोनों तरफा में जो है पिछले कई दिनों से जो है सिंगल लाइन ट्रैक बनाया गया था। अगर ये दो तरफा से ट्रैफिक आएगी तो जाम लग सकता है और भी काफी मुश्किलात आ सकती है। उसको लेके सुबह सुबह पुंछ की तरफ से टूवर्ड्स पुशाना में भी जो है ट्रैफिक कर दिया गया है। यानी हम ये माने कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा वया रामबान बानिहाल वो बंद पड़ी है, लेकिन यहाँ से एक रास्ता मुगल रोड वाला ये एक रिलीफ दे रहा है इस वक्त जहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी सी वहां से निकलने की कोशिश थी, लेकिन बीच में परेशानी है। राजौरी की जरा तस्वीरें दिखाइएगा, जो थोड़ी देर पहले कुछ लोग अगर दूसरा के बाद यानी ये जो रामबन वाली सिचुएशन आप देख रहे हैं, फिर अगर राजौरी पुंछ का रूट लेते हुए आप मुगल रोड से कश्मीर जाना चाह रहे हैं तो सिचुएशन ठीक नहीं है। राजौरी की तस्वीर एक ट्रैफिक की आपको दिखाएंगे, ये उधमपुर की और रामबन की मिक्स तस्वीरें। और नेशनल हाईवे पर हालत यह है कि उधमपुर से आगे जाएंगे, ये थना मंडी की तस्वीरें आपके सामने। कुछ लोग इस साइड जब रास्ता बंद हुआ तो लेफ्ट साइड मुड़ गए, यानी पीर पंचाल खित्ते को टच करते हुए साउथ कश्मीर जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां से भी सिचुएशन इस वक्त यह है कि आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब ट्रैफिक तो खोला गया है, लेकिन प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की यह है कि मुगल रोड पर जो दरमांदा गाड़ियां हैं, जो कल शाम से या रात देर गए से इंतजार कर रही हैं, पुशाना से ऊपर बहुत सारी गाड़ियां हैं, पीर की गली के आसपास है, फिर शोपियां वाली साइड से भी पूंछ लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जरूरी कामकाज के लिए इस वक्त निकल रहे हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो रास्ते में जाकर ट्रैफिक जाम का सबब ना बने, इसलिए फ्रेश गाड़ियों को रोका गया है थना मंडी बफलियाज से पीछे। लेकिन मुगल रोड पर उन्हीं गाड़ियों को इस वक्त दोनों तरफ से छोड़ा जा रहा है जो रात से या पिछले कई घंटों से दरमांदा है। इसलिए किसी भी इशारा पर सफर करने से पहले जरा दाएं बाएं पता भी कर लें। सिचुएशन बहुत खराब है, ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात काफी ज्यादा हैं। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से कुछ अहकामात भी सादिर किए गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि करगिल और लेह दोनों के अंदर, लेकिन ज्यादा करगिल टाउन के अंदर और आसपास के इलाकों में नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं। खराब मौसम और पिछले 48 घंटों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से बिजली का नेटवर्क मुतासिर हुआ है। खुबानी के जो बागात हैं, शदीद किस्म का नुकसान, जिसकी तस्दीक मकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से भी की गई है। और ख़राब मौसम के बीच एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें लेह और करगिल में तालीमी लेह और करगिल के अंदर तालीमी इदारे 21, 22 और 23 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला हुआ है मकामी इंतजामिया की जानिब से। बड़ी खबर यह कि जहां जम्मू कश्मीर के मौसम ने करवट ली थी, वहीं पर लद्दाख के मौसम ने भी करवट ली। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह कि करगिल के आसपास दोबारा बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी की वजह से खुबानी की फसलों में जबरदस्त नुकसान की खबर आ रही है। और रात देर गए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर की सरबराही में आला सतही इजलास हुआ है। और उस आला सतही इजलास के अंदर ही यह फैसला लिया गया कि 21 से 23 तारीख के दरमियान मौसमी हालात और मौसम के मिजाज को देखते हुए तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक लद्दाख के कारगिल और आसपास के इलाकों के अंदर रेड अलर्ट कर दिया गया, यानी तेज हवाएं, मजीद बारिशें और मजीद बर्फबारी का इम्कान पूरे लद्दाख खिते के अंदर हो सकता है। इस बीच इतला और खबर यह है कि कारगिल खरदुंगला जो 66 kV लाइन थी वो ख़राब हो गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न जो कारगिल का है, उनका ये भी मानना है कि वॉर फुटिंग बेसिस पर हम बड़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दोबारा से मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हो रही है, उस वजह से काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। श्रीनगर से करगिल, करगिल से संस्कार और दीगर रास्तों पर भी इसी तरीके की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जहाँ श्रीनगर के अंदर आज स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया था, वहीं पर चीफ इलेक्शन एजुकेशन ऑफिसर करगिल के बाद लेह ने भी 3 दिन के लिए तमाम स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला ले लिया है और ऑर्डर्स कल रात देर गए जारी कर दिए गए हैं। इधर करगिल में गुज़श्ता 2 रोज से जारी भारी बर्फबारी और बारिश के बाइस जो है वो बहुत सारे इलाके जो है वो मुतासिर हो गए हैं और निज़ाम ज़िंदगी भी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। भारी बर्फबारी बारिश के बाइस रोड ब्लॉक हैं, बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे इस वक्त एप्रिकॉट ब्लॉसम हो रहा था और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ भी उन इलाकों में भी काफ़ी बर्फबारी की वजह से
ये जो खुबानी के पेड़ है काफ़ी मुतासर हो गए हैं और एप्रिकॉट जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है आने वाले दिनों में। मेरी गुजारिश है हमारे करगिल के अवाम से कि वो इस दौरान नक्ल हमल से परहेज़ करें, आवाजाही से, आमद-ओ-रफ्त से अपना आप को थोड़ा रोकें और देख करके जिस तरह सरकार की तरफ से भी जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करते हुए जो है वो मूवमेंट करें। दूसरी बात यह है, सरकार से गुजारिश है कि ये जो नुकसान हुआ है खासकर उन इलाकों में जहां एप्रिकॉट ब्लॉसम चल रहा था, खासकर दार्सिक्स, गरकोन, बटालिक और फिर इसके बाद हरदास, छानीगोंड, करकिचू, आगे मजदास और नीचे इधर शिरिक से गोमा करगिल, इन पूरे इलाकों में जहां जहां भी एप्रिकॉट हो रही है या एप्रिकॉट प्रोडक्शन होती है, उन इलाकों में जितना भी नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने की ज़रूरत है और उनको एक मुनासिब कंपनसेशन भी दिए जाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इन बातों की तरफ सरकार तवज्जो देगी, इंडियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी होती है, मैं एक बार यही कहूँगा कि जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी होती है उसको फॉलो करते हुए हमारे लोग आमद-ओ-रफ्त से परहेज़ करें। लद्दाख के अंदर सजाद करगिली को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि करगिल की सूरत हाल क्या कुछ है और किस तरीके से नुकसान होगा। हमारे लिए ये एडवाइजरी आ रही कि छोटा सा ब्रेक लेना जी यहाँ पर, यानी छोटा सा वक्फा लेना है, तिजारती वक्फा लेना है। वक्फे के उस पार आएंगे तो बात ज़रा सियासत की आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि बिजली के बहरान पर काबू करने के लिए शमसी तवन्नाई का इस्तेमाल करना था, लेकिन क्या हुआ उस प्रोजेक्ट को, क्यों इतने महीने के बावजूद भी सरकार तालमेल नहीं बना पाई है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको जरा असेंबली का हाल अहवाल बताएंगे। असेंबली तो खत्म हुई है लेकिन अगली तारीख कब है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर कांग्रेस कमर कस चुकी है किस मामले पर, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। दूसरे पड़ाव पर हम आगे हैं। जरा बात अब इंतजामिया की करते हैं, इंतजामिया की तालमेल की करते हैं, पावर कॉरिडोर और ग्राउंड की करते हैं, पावर कॉरिडोर और अवामी नुमाइंदों की करते हैं। और खबर यही है कि जनाब तालमेल का फुकदान है और अगर हाईएस्ट चेयर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी फैसला हो और ग्राउंड जीरो पर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो तो फिर मजीद सवाल उठते हैं। क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि जुलाई 23 सन 2024 को एक बात सामने रखी गई और ये कहा गया कि अब सोलर पार्क बनेगा और ये सोलर पार्क बनाने का मंसूबा जम्मू कश्मीर के अंदर हाथ में लिया गया, हरी झंडी भी दे दी गई, लेकिन आपसी तालमेल न होने की वजह से अभी तक भी जमीन यानी लैंड बैंक जो देना था वो आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ। यानी कोई भी प्रोसेस जो इनिशिएट करना था, आइडेंटिफाई करना था लैंड बैंक के लिए ताकि वहां पर डेवलप किया जाए सोलर पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर, रेवेन्यू महकमा माल का कोई भी इंटरेस्ट इस पूरे मामले पर नहीं है। और ये दरख्वास्त और ये बात सरकारी तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने सामने रखी थी। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का यह मानना था कि हम एक सोलर पार्क बनाना चाहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जमीन की निशानदेही करे। अनाउंसमेंट को कई महीने हो गए जी, लेकिन ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर कब होगा इसका कोई भी अता पता अभी तक नहीं है। जुलाई 23 सन 2024 हुकूमती सतह पर इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब सोलर पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई जाएगी ताकि सोलर एनर्जी शमसी तवन्नाई को बड़े पैमाने पर जनरेट किया जा सके और उसको रिन्यूएबल एनर्जी के गोल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाए। महकमा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, अप्रोच किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, रिक्वेस्ट उनको भेजी कि जनाब हमें सूटेबल लैंड आइडेंटिफाई की जाए यूनियन टेरिटरी के अंदर ताकि हम इस ख्वाब को शर्मंदा ताबीर जमीन पर कर सके।
हमारे जरा ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस चीज का, सोलर पार्क्स का, और अगर ये बनती है इस शमसी तवन्नाई का फायदा बराह रास्त आवाम को भी मिल सकता है। इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे सबसे ज्यादा बनते हैं उस पर काबू हो सकता है। दीगर इतलात और खबरों के मुताबिक कठुआ के अंदर एक पार्क को ऑपरेशनल बनाने की बात भी सामने रखी गई है, लेकिन अभी वहां पर मैन मशीनरी लगानी है, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। एक तरफ से जहां महकमे माल पर सवाल है, दूसरी तरफ से कठुआ की पार्क पर भी एक बड़ा सवाल है। जरा मजीद इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे, सीधे हम चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास, इमरान नाइक को हमारे साथ है, क्योंकि ये क्या जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर शमसी तवन्नाई पर काम किया जा रहा है, तो पता लगेगा। पंजाब सबसे पहले हमारे मैदान में है, हरियाणा उसके साथ रियासत है ऑलरेडी मैदान में आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश जो बिल्कुल पास वाली रियासत है वहां पर भी इस तरीके का काम शुरू किया गया, तो जम्मू कश्मीर क्यों पीछे, एक बड़ा सवाल है। इमरान, पहले यह बताइएगा ख्वाब किस तरीके का था, कठुआ की बात क्या है, और कुल मिलाकर आज इस प्रोजेक्ट के हालात क्या है? देखिए, थोड़ा सा मैं पहले इस प्रोजेक्ट या इस मंसूबे की हल्की सी मैं तफसीलात देना चाहूंगा। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर, उन्होंने कहा था कि पूरे इंडिया की जो पोटेंशियल है इस रिन्यूएबल एनर्जी की वो है 748 गीगावाट पीक, और उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया था। और जम्मू कश्मीर में रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 1,11,000 से ज्यादा की मेगावाट पीक है पोटेंशियल यहाँ सोलर एनर्जी की। और इस सिलसिले में आपको याद होगा 2014 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर स्कीम एक शुरू की थी, मुफ्त पीएम सूर्य घर बिजली योजना। और इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की का बुनियादी मिशन ये है कि जो सोलर एनर्जी है इसको ट्रेडिशनल एनर्जी से हट के इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह आपने भी कहा, इसमें 2-3 चीजें फायदे हैं। एक ये कि जो क्लाइमेट चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में ये बहुत हमें मदद करेगा। दूसरा ये कि अब दिन ब दिन जो पोटेंशियल है, जो हमारी कन्वेंशन एनर्जी है जिसे हम हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं, उसके वो हमारे पास लिमिटेड है, महदूद है। सो इस सारे के बीच में इसकी एक बड़ी पोटेंशियल को देखते हुए सोलर एनर्जी का जो मंसूबा है पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने चूंकि पीएम मुफ्त बिजली जो योजना है, इस सिलसिले में गवर्नमेंट बिल्डिंग की 4000 रूफ टॉप्स पर सोलर एनर्जी इंस्टॉल किए। लेकिन जहां तक इस मंसूबे का ताल्लुक है कि अब यहाँ पे जो सोलर प्लांट्स जो है उसके लिए जमीन आइडेंटिफाई करना है, उसमें भी आपको याद होगा कि रिसेंटली जब यहाँ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव का असेंबली जारी था तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने भी कहा था कि हमारी जो टोपोग्राफी है इसके देखते हुए चूंकि जम्मू कश्मीर में इसकी पोटेंशियल अच्छी, और खासकर उन्होंने लद्दाख का जिक्र किया था कि सोलर एनर्जी की पोटेंशियल वहां पे, लेकिन एक 100 मेगावाट के सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पे हमें 500 एकड़ जमीन चाहिए, और जो शायद यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से मुनासिब नहीं है, और ये बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने नामुमकिन तो नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि ये मुश्किल है। लेकिन चूंकि इस बिजली के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है, और ये कहा गया था कि पहले कठुआ से हम शुरुआत करेंगे और पहला प्लांट वहीं पे दिया जाएगा। और वहाँ एक प्राइवेट कंपनी ने 4500 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट की और वहाँ अपना काम उन्होंने शुरू किया। देखिए, जो हमारे पास इतलात है, जो मशीनरी है या बाकी इसमें जो चीजें लवाजमात है, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। और ये भी हमारे पास इतलात है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो इस सिलसिले में अभी तक उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके के दावे या जिस तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उम्मीद रखती है और जो लोगों को कहा गया है। दूसरा ये कि जिस तरह से आपने भी कहा कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ताकि ये जो किया जाएगा जी और ज्यादा आगे लाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह है कि वहां से भी एक कोल्ड रेस्पॉन्स है, उस तरीके के रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और अब उन्होंने वेबसाइट खंगालना शुरू किया है सो दैट वो देखे कि हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के पास जंगलात की जमीन ज्यादा है, रेवेन्यू के पास हमारे पास स्टेट लैंड काफी है, सो इन स्टेट लैंड या जंगलात लैंड को देख के वो शायद नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन जब हम नक्शल में इस मंसूबे को देखते हैं तो मैं समझता हूं, या जो एक्सपर्ट्स ये समझ रहे हैं कि
एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे पे जिस तरह से अमल दरामद होनी चाहिए थी, वो अमल दरामद अभी तक नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन करके तफसीलात फराहम करने के लिए। बात ज़रा कानून बनाने वाले इदारे असम्बली की भी करते हैं। असम्बली का इजलास इख्ताम पजीर हो चुका है और असम्बली का इजलास इख्ताम पजीर होने के बाद कुछ अच्छी बातें भी सामने आई और एक और अहम और बड़ी खबर सामने आई, क्योंकि माना गया कि जो मसवदे कानून मेंबरान असम्बली की तरफ से तहरीर किया गया था वो अभी भी जिंदा है और उन्हें आने वाले सेशन में लिया जा सकता है। एक बड़ी खबर कि जो मसवदे कानून 33 के करीब जो बिल्स सरकार के सामने असेंबली के सामने रखी गई थी, जिनको आखिरी 3-4 दिन में उठना था, हंगामे की नज़र नहीं उठी है, लेकिन वो तमाम 33 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो टेकअप की जाएंगी जी अगले सेशन के अंदर। ये बात बताई है असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने। कहा कि हंगामे और शोर शराबे के बीच ये मसवदे कानून नहीं उठ पाए, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म है कि कानून बनाते हुए सरकार के पास मशीनरी है, लॉ डिपार्टमेंट है, वकील है, तो वो बना लेते हैं। लेकिन जब एक मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल बनाता है तो वो मुख्तलिफ कानूनदानों से मुख्तलिफ इदारों के साथ रब्ता करके इस कानून को बनाने की कोशिश करता है। और अब ये जो प्राइवेट 33 के करीब प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, इन्हें आने वाले सेशन के दौरान उठाया जाएगा और ये आने वाला सेशन जो होगा ये सितंबर अक्टूबर के दरमियान होगा, क्योंकि स्प्रेड प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 ही सेशंस होते हैं, एक श्रीनगर के अंदर, एक जम्मू के अंदर। जम्मू वाला सेशन कंक्लूड हो गया, 3 माह का इंतजार करना है। इसलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान जो सेशन होगा उस दौरान जो बिल्स पेंडिंग थी, जो उठी ही नहीं, उसे लिस्ट ऑफ द बिजनेस किया जा सकता है। इशारा दिया है असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने और साफ ये भी किया कि जनाब सूरत हाल जिस तरीके की बनी है और उससे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश। अब याद रखिएगा जो बिल्स आनी थी, चूँकि साइन डाई हो गया था 9 अप्रैल को, उससे कबल जो बिल्स आनी थी वो थी कि अपॉइंटमेंट फर्स्ट एवर लोक आयुक्ता इन जम्मू कश्मीर, ये भी थी एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के अंदर, वो भी एक बड़ा बिल था 33 में से। फिर 4 लेजिस्लेटर्स ने, जिनमें अली मोहम्मद सागर था, एहसान परदेसी थे, शेख खुर्शीद अहमद थे और मीर फयाज थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पर मुकम्मल पाबंदी की भी बात रखी थी। और उसके साथ साथ खुर्शीद अहमद साहब की तरफ से एक सेपरेट बिल रखा गया था बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग और फैंटेसी लीग्स पर, इस पर भी पाबंदी रखनी थी। रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ये प्राइवेट मेंबर बिल टेबल किया था वहीद रहमान पर्रा साहब ने और मीर सैफुल्लाह साहब ने। इस बिल को भी स्टैंड रखा गया और कहा गया कि अगले सेशन में इसको भी लिया जाएगा। बीजेपी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने जो बिल टाइटल किया था टेम्पल एंड लैंड प्रोटेक्शन बिल, रेस्टोरेशन ऑफ एंटायर एनक्रोचमेंट लैंड्स फ्रॉम द रिलीजियस प्लेसेस, इस बिल को भी इंटैक्ट रखा गया, इसे भी उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर विभाग के इस प्रॉपर्टी बिल जो बीजेपी एमएलए की तरफ से तहरीर किया गया था, इसको भी उठना था, हंगामे की नज़र नहीं उठा। और आरएस पठानिया समेत निजामुद्दीन भट्ट और दीगर एमएलए की तरफ से भी जो बिलें थी, जिनमें डॉक्टर बशीर वीरी की एक अहम बिल जिस पर इन दिनों हंगामा भी चल रहा था, रिजर्वेशन, वो मामला बिल आना था, लेकिन हंगामे की नज़र नहीं हुआ। लेकिन इन तमाम मेंबरान असेंबली के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि स्पीकर मासूम अब्दुल रहीम रातर ने इस बात का इशारा दिया है कि सितंबर अक्टूबर में जो अगला सेशन श्रीनगर के अंदर असेंबली का होगा, उस सेशन के दौरान ये 33 की 33 बिलें लिस्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि मेंबरान की तरफ से जो कोशिश की गई है उस कोशिश का समर ऐवान के सामने भी दिख सके। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने कमर कस ली है और मैदान मारने की बात कही जा रही है, सड़क पर उतरकर एहतजाज की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक और एहतजाज शुरू हो गया है, ये किन का एहतजाज शुरू हुआ है उस पर भी बात करेंगे और फटाफट से फिर आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा एक और।
के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। तीसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात की हो रही थी। बात अब जरा कांग्रेस के हवाले से भी करते हैं, जहां गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे के बहाली के हवाले से कांग्रेस कायदीन की जानिब से, लीडरान की जानिब से एहतजाज किया गया और एहतजाजी मुजाहिरों की क़यादत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई। वहीं पर कल से एक बार फिर जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस एक नई मुहिम का आगाज करने जा रही है और रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुहिम 22 अप्रैल यानी कल जब मंगल के रोज शुरू होगी तो कांग्रेस के आला लीडरान इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाजी रैलियों की क़यादत करेंगे। खबर यह है कि मरकजी जो क़यादत है कांग्रेस की, उसने जम्मू कश्मीर कांग्रेस को इस हवाले से ज़रूरी जो हिदायत हैं वो भी जारी किए हैं। और पिछले दिनों आप सब जानते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज या प्रोग्राम्स जब बनाए गए थे तो पार्टी सरबरा, नायब सर, दिगर तमाम लोगों की तरफ से प्रोग्राम किया गया। और चंद रोज़ कबल जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं पार्टी जम्मू कश्मीर मामलात के इंचार्ज नासिर हुसैन की तरफ से भी दौरा किया गया, बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई। और इन सब के बीच में सूबाई सतह पर प्रोग्राम तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए जाएं, जहां 29 तारीख के बाद आप देखेंगे मजीद इसमें पेशरफ्त होगी। ब्लॉक लेवल पर हर ज़िले के अंदर प्रोग्राम होंगे, लेकिन शुरुआत असल में कल से हो रही है कांग्रेस की जानिब से। और आइन को बचाने या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नारे के साथ कांग्रेस अलग अलग मकामात पर ये भी इल्ज़ामात लगा रही है कि मुल्क को तकसीम करने या फिर डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी मौजूदा मरकज़ी हुकूमत की है उसको ख़त्म किया जाएगा। और एहतजाजी रैलियों के ज़रिए कांग्रेस एक ताज़ा कैंपेन के साथ रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराने जा रही है। अगरचे हुकूमत ने इस हवाले से वादा भी किया है, ताहम अगर मरकज़ के मौक़िफ़ की तरफ आप जाएँ तो मुनासिब वक्त का बार बार इस्तेमाल करते हुए या इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से मरकज़ इक़दाम करेगा मगर मुनासिब वक्त पर। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्ज़ाम है कि हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है, टाल मटोल कर रही है, मामले को और पीछे धकेला जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में आईनी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी की क़यादत कर रही है, जिसके खिलाफ गुज़श्ता दिनों स्ट्रेटजीज़ बनी। जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी की आला क़यादत आई, मरकज़ से लीडरान आए, ख़ास तौर से पार्टी जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज जम्मू कश्मीर पहुंचे, मकामी क़यादत के साथ मुलाकात हुई। विद इन पार्टी जो मुश्किलें थी उनको भी कैसे हल किया जाए, एक तो उस पर बात। लेकिन 22 अप्रैल यानी कल से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर हर ज़िले के अंदर ब्लॉक सतह पर इस मुहिम के ज़रिए मरकज़ पर दबाव डालने की दोबारा कोशिश करेगी, मुखालफत करेगी, एहतजाजी रैलियां होंगी। पार्टी की आला क़यादत या जो सुदूर हैं वो इसकी क़यादत करेंगे। इसके लिए नया प्लान तरतीब दे दिया गया है। इसके साथ साथ जहां 22 अप्रैल से ये एहतजाजी मुजाहिरा दूसरे फेज का शुरू किया जाएगा, 29 तारीख को जम्मू शहर के अंदर भी कानूनी मामलात को देखते हुए, तमाम मामलात को देखते हुए एहतजाजी धरना दिया जाएगा। और ये कैंपेन तारिक हमीद करा की तरफ से यहाँ पर शुरू किया गया था असम्बली इलेक्शन जीतने के बाद, और ये साफ कर दिया गया था कि जो मामलात रियासत को दरपेश है उन्हें बाजियाबी के लिए ये मामला जो है वो इसलिए हाथ में लिया गया है। और फिर असम्बली का इजलास हुआ, उस दौरान थोड़ी देर के लिए रोका गया, लेकिन अब एक बार फिर सेकेंड फेज में इसको शुरू किया गया और जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यहाँ पर इस कैंपेन को जो है वो लिया जाएगा। दोबारा से कांग्रेस स्टेटहुड कैंपेन शुरू कर रही है। 22 अप्रैल को ये कैंपेन शुरू होगा, 29 तारीख को जम्मू के अंदर भी इस कैंपेन के तहत धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और लगातार जो कांग्रेस लीडरशिप स्टेट की है वो कोशिश कर रही है कि गियर अप किया जाए, हर एक सेक्शन को, हर एक सोसाइटी के फर्द तक पहुंचा जाए, ताकि उन्हें ये बात बताई जाए कि किस तरीके से बीजेपी अपने वादों से इनहराफ कर रही है। बाकी हमारे साथ स्टेट कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि कांग्रेस सेकेंड फेज में कैंपेन लॉन्च कर रही है, स्टेटहुड रेस्टोरेशन कैंपेन, और 22 अप्रैल से इसको शुरू किया गया है। तो क्या हम ये माने कि फोकस जम्मू डिवीजन के आसपास रहेगा सबसे ज्यादा आपकी बात? देखिए, पहली तो बात यह है कि कल हमारी एक्सटेंडेड जो है स्टेट लीडर्स की मीटिंग होगी, क्योंकि इस वक्त डिगाल है, तो तमाम वो लोग जो पिछले पदाधिकारी थे या इम्पोर्टेंट लोग थे उनको बुलाया गया है जी। क्योंकि 29 तारीख को हम एक प्रोटेस्ट रैली, वो एक जलसे के शेप में होगा, एक बड़ा जलसा किया जाएगा जिसमें इस मुद्दे को, स्टेट को साथ रखते हुए जो संविधान को खतरा लाक है, जिस तरीके से देश के अंदर जो हालात बने हैं उसके लिए हम एक बड़ी जंग लड़ेंगे।
ये एक देशव्यापी प्रोग्राम भी है, जिसमें जो है वो पूरे देश में जिस तरह हमला हो रहा है, जिस तरह संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं, उसके बारे में 40 दिन का एक प्रोग्राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वो तैयार किया है ब्लॉक स्तर तक। पहले ये 29 तारीख को जम्मू में एक बड़ी रैली होगी और जिसपे रोष प्रकट किया जाएगा जो संविधान पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे तक हमले करवा रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, और जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, इन चीजों के बारे में हम एक स्टेट व्यापी जम्मू और कश्मीर दोनों सूबे में ये चलेगा। हर जिले में आहिस्ता आहिस्ता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक स्तर तक इसको पहुंचाया जाएगा। और जैसे ही हमने कहा हुआ है कि स्टेटहुड की हमारी जो मूवमेंट है ये लगातार चलती रहेगी जब तक हम इसको हासिल नहीं कर लेते। और स्टेटहुड के मिशन के साथ साथ जो बाकी समस्याएं हैं लोगों को कि यहाँ स्टेट का दर्जा ना देने से जो तमाम चीजें नहीं हो पा रही गवर्नमेंट से, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उससे बड़ी बात ये भी है इस वक्त जिस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और पहली बार है उपराष्ट्रपति से लेकर के तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट और किस किस किस्म के शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के 2 MP, एक निशिकांत दुबे और राजेश शर्मा ने जिस तरह से सुप्रीम के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है उसके लिए अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तैयारी हो रही है, क्योंकि तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए होती है। ये तमाम चीजें आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे तो हमें कहा जाता है कि महाराज सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ कैसे बात कर सकते हो। और जब कोई फैसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और उस पर कोई टिप्पणी करता है तो इस तरह के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और बीजेपी के ही बड़े नेता जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। इसका मतलब कि बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस संसद से लेकर सड़क पर उतरने का फैसला कर रही है, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल इस तरीके की है कि बाज़ाब्ता तौर पर सेकंड फेज के तहत कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। चलिए, आज सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पर इस एतबार से भी हैं कि जम्मू सूबे के अंदर आरजी मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जो बहुत पहले से चल रहा था उसमें एक और कड़ी आगे जोड़ दी जाएगी। और अगली खबर पर चलेंगे और बात PHE मुलाजमीन की करेंगे। महापंचायत जिसका ऐलान तकरीबन 15-20 दिन पहले किया गया था, शुरुआत इसकी आज हो रही है और तमाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर आरजी मुलाजमीन है वो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इकट्ठे हो रहे हैं। और महापंचायत महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू के अंदर आज से शुरू होने जा रही है। साथ साथ ये भी इतलात हैं कि आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जो लीडरान हैं वो पहले रोज़ शामिल होंगे और उसके बाद सूरत हाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो कल हुकूमती जिम्मेदारान या नुमाइंदे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, या जिन लोगों को इन्विटेशन लेटर्स गए हैं, जिन लोगों को इनवाइट किया गया वो लोग भी आ सकते हैं। तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, सदर PHE यूनियन जम्मू, हमारे साथ इस वक्त आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रा मज़ीद डिटेल्स दीजिएगा, क्या तैयारियां और क्या तनवीर साहब ये प्रोग्राम शुरू हो गया, कौन कौन से लोग शिरकत कर रहे हैं आज पहले रोज़? हाँ, देखिए आसिफ भाई, सबसे पहले आपका गुलिस्तान का बहुत थैंक्स। तो आज सुबह लगभग 11:30 बजे से जो है हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन के लीडरन का आना जो है वो शुरू होगा और 11:30 बजे के करीब जो पहले लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया वो पहुंचेंगे और लगभग 12:30 के आसपास जो अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा जी हैं वो आएंगे, उनके साथ स्पोर्ट्स पर्सन अंकुर शर्मा जी वो आएंगे और कुछ सोशल एक्टिविस्ट हमारे हैं, उनको भी हमने मद्दू इसमें किया है। और जैसे जैसे लोग, क्योंकि अफसोसनाक जो रामबन के अंदर जो रोड वेस्टर्न कश्मीर से जो है वो रोड बंद है, कुछ साथी वहाँ से हमारे वाया मुगल रोड से आ रहे हैं, रोड बंद है, लेकिन उम्मीद है कि एक अच्छा खासा आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने ड्रेस इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम आज अपनी अपोजिशन के सामने भी अपनी बात रखेंगे और फिर कल जो है जो सरकार में बैठे लोग उनसे भी अपनी बात रखेंगे और टेबल पे आके बातचीत को आगे बढ़ाना जाएंगे हम। और अगर सरकार या आप हिज़्ब दोनों अगर ये चाहते हैं कि इनका मसला हल हो
तो पहली बार आसिफ भाई 1947 आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कि जहां पे सरकार, अपोजिशन और तमाम रिलीजियस लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा आ रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली इस वक्त शुरू हो गया या हो रहा है थोड़ी देर बाद? नहीं, अभी लगभग ये 11 बजे के करीब ये शुरू हो जाएगा। तो लगभग लोगों का हमारे डिजिटल कैजुअल में साथियों का आना वहाँ पे शुरू हो चुका है जोन में, और वहाँ पे तालियां चल रही हैं। और 11 बजे ठीक ये प्रोग्राम शुरू होगा और 11:30 बजे जो आपके लीडर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और PHE मुलाजमीन की होने वाली महापंचायत के हवाले से तनवीर हुसैन तफसीलात फराहम कर रहे थे। 11 बजे के आसपास प्रोग्राम। आप आज बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडरान की शिरकत होनी है। कल ये तवक्को की जा रही है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जिम्मेदारान हैं, जिनमें कुछ काबीनी वुज़रा भी हैं, उनके हवाले से तस्दीक की जा रही है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। दिन में ज़रूर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ रहेगा, आप तक तफसीलात पहुँचेंगी। प्रोग्राम में आप कॉल करना भी शुरू करेंगे, आप लोगों की बात हम सुनेंगे। साथ साथ चारों नंबर्स थोड़ी देर में स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉल शुरू करेंगे, जैसे आपकी कॉल्स आएंगी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन तब तक आपको ज़रा उस टीचर के हवाले से भी अपडेट दे देते हैं जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। और 3 से 4 रोज़ कबल पुलिस को चिनाब वैली के अंदर डोडा ज़िले में एक स्कूल टीचर के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी और तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई की है। बदरवाह के अंदर जहां एक तालिबा का जिनसी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम इस टीचर पर लगा है और इन इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए टीचर की गिरफ्तारी हुई है। तहकीकाती अमल आगे बढ़ रहा है और ये जो संगीन इल्ज़ामात लगे हैं 16 अप्रैल के बाद पुलिस के मुताबिक इसकी तहकीकात हो रही थी। और ये जो सरकारी मुलाजिम है, ये जो टीचर है, पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक पहले इसकी मौतली हुई और फिर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बदरवाह के अंदर ये खिदमात अंजाम दे रहा था पुलिस तर्जमान के मुताबिक। और कहा जाता है कि इसने मुतासरा तालिबा को एक पैगाम भेजा, एक मैसेज किया, जहां कहा गया कि एक पंजाब के कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में उसकी एडमिशन कराने के लिए वो मदद करेगा, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो उसके खिलाफ सही साबित ना हो, कोई तहकीकात ना हो, आगे जाकर वो फंसे ना, उससे फेवर हासिल करने की कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ। बाद में जाकर इस तालिबा की जानिब से और यहाँ तक भी उसको कहा गया, जो पुलिस स्टेटमेंट है, कि ये सारे मैसेजेस या जो बात उनकी हो रही है ये किसी के साथ वो शेयर ना करें। उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया और अगर ये मैसेजेस वो किसी को दिखाती है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो बातचीत हो रही है, तो कहा गया कि ये सब अगर लीक होता है तो वो एग्ज़ाम में कभी भी उसको कामयाब नहीं होने देगा, यानी धमकी दी गई फेल करने की। अब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है सेक्शन 74 के तहत। एक तो किसी खातून के खिलाफ जब जिनसी इस्तेसाल या तशद्दुद या डराने धमकाने की बात है, जोर ज़बरदस्ती की बात है, तो एक तो वो उस मुतलका सेक्शन और सेक्शन 75 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी लगा है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ये वो मामला है जहां पर अल्फाज कम पड़ते हैं, उस्ताद है और तलबा के साथ या तालिबा के साथ जिस तरीके का मामला इसने किया करने की कोशिश की, इसके बाद रूल बुक ने तो अपना काम कर लिया। रूल बुक ने जो करना था, FIR होनी थी, गिरफ्तारी होनी थी, वो तो हो गई है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या वो मिसिंग है यहाँ पर? और अगर उनके वालिद इस बात पर उन्हें आमादा नहीं करते और वो बाहर आके शिकायत नहीं करते, तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनके लिए दूसरा अल्फाज भी है, जिन्हें आप कहते हैं दरिंदा सिफत, क्या वो उस्ताद कहलाने के लायक है भी या नहीं? और क्या इस कार्रवाई के बाद उस्ताद जैसे अजीम लफ्ज़ पर सवाल तो नहीं उठ रहे हैं? एक बड़ा सवाल है जो हमने आपके सामने रख दिया है जी। चलिए जी, एक और खबर लेते हैं, उसके बाद कॉलर्स को सामने प्रोग्राम करते हैं। बात ज़रा अदल की करते हैं, इंसाफ की करते हैं और उस सर्वे की करते हैं जो टाटा की तरफ से किया गया पूरे मुल्क के अंदर, और पता लगा कि निज़ाम अदल में कोताहियाँ और खामियाँ हो रही है और निज़ाम अदल को करने के लिए जिस तरीके की हिकमत अमली होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं है। भारत के अंदर जस्टिस रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट रिलीज़ कर दी गई है और ये रिपोर्ट हर साल आती है और इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास पर मिलियन 1 मिलियन
आबादी के हिसाब से हमारे पास टोटल 21 जज साहिबान हैं। अदालतों के अंदर तकरीबन 35 से 38% केसेस पेंडिंग है पिछले 5 साल से। और बड़ी बात यह है कि सन 1987 में लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस की थी, उन रिकमेंडेशंस ने अभी जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों ने देखा भी नहीं। 21 जज साहिबान हमारे पास है। नेशनल एवरेज है 15:9 वाली रिकमेंडेशन को अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास अभी और करने की ज़रूरत है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, जिसे टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किया है, उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया है। और आगे ये भी कहा है कि 14 जज पर मिलियन होने चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कमी है और इस कमी को पूरा करने की अशद ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर 20:2 जज का फॉर्मूला है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर 0:9 जज और हाई कोर्ट के अंदर 21:2% के हिसाब से जो रेशियो बनाया गया है। और ये मुल्की निज़ाम के साथ अगर आप देखेंगे तो कदरे बेहतर आएगा, लेकिन जो लॉ कमीशन की सिफारिशात है उस हिसाब से बहुत कम है। मजीद क्या कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर, शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, ये जरा बताइएगा, ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट रिलीज की गई है टाटा की तरफ से, इसमें मजीद क्या कुछ कहा गया, पूरे देश के लिए भी क्या कुछ है, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के हवाले से क्या कुछ बात है? देखिए, जिस प्रकार से ये इस रिपोर्ट में आंकड़ों की बात कही गई है, इस आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो जजेस होने के बावजूद भी कई केसेस ऐसे हैं जो कि इस समय पेंडिंग पड़े हुए हैं। ना केवल जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की बात करें, बल्कि अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में भी जो है वो कई केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख के करीब जो लोग हैं उन पर जो है वो 14 जज सबऑर्डिनेट कोर्ट में यानी कि उन पर है, और साथ ही साथ 1.9 हाई कोर्ट में है। कुल मिलाकर बात करें तो 15.9 जजेस जो है अवेलेबल अगेंस्ट रिकमेंडेड स्टैंड यानी कि 50 के करीब है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखिए 20 पॉइंट यानी 20.2 जजेस सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, 0.9 जजेस जो है वो हाई कोर्ट में है। उसके बाद नेबरिंग यूटी ऑफ लद्दाख की बात करें तो 36.2 जजेस जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में अवेलेबल है, 6.9 जजेस जो है वो हाई कोर्ट में है। और लेकिन प्रकार से आपको बता दें कि क्या काफी ज्यादा जो है वो पेंडिंग इस समय पड़े हुए हैं, यानी कि उनके अभी तक जो है कोई भी उन पर जो है वो हल जो है वो नहीं हो पाया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस प्रकार से हाई कोर्ट की, तो बताया गया है, एनालिसिस जो किया गया है हाई कोर्ट का फरवरी 1, 2025 तक किया गया है। साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट केसेस है उनकी एनालिसिस यानी कि विश्लेषण जो है वो 30 जनवरी 2025 तक किया गया है। देखिए, अब यहाँ पर 22 स्टेट यानी कि 25 से 22 स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 22 स्टेट में जो बताया गया है कि केसेस सबऑर्डिनेट केस में पेंडिंग पड़े हुए हैं अबव 3 ईयर से, यानी कि 3 साल से वहां पर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 25% जो है वो केसेस बताई गई है। उसके बाद 11 स्टेट ऐसी बताई गई है यूटी, जिसमें 45% केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े गए हैं। और बिहार जो है वो सबसे ज्यादा आंकड़ों में सामने आया है, 71% जो है वो यहाँ पर केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 36 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर 3 साल से यानी कि 3 साल से वहां पर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद लद्दाख की बात करें तो 20.9% जो है वो केसेस वहीं पर पड़े हुए हैं, यानी कि 3 साल से बताया गया। उसके बाद पंजाब में कुल मिलाकर ये बताया जाएगा कि अभी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मजीद काम करना होगा, और उस ज़िम्मन में अगर जम्मू कश्मीर दीगर रियासतों के में थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है, लेकिन बैकलॉग अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, खबर पर डिटेल बताने के लिए। लेकिन जनाब अब वक्त हो गया आपकी फ़ोन कॉल्स का, आप कॉल करना शुरू करेंगे और टीवी पर चारों नंबर आपके स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन एक दरख्वास्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप और हम बात करें, अब आपने टीवी की आवाज़ को बंद करना है। मोबाइल या लैंडलाइन के ज़रिए से अगर आप कॉल करते हैं तो उसी हैंडसेट पर आप पूरा फोकस करेंगे, टीवी पर नहीं देखेंगे। जो हम आपको बताएंगे उसका जवाब भी देंगे, ताकि जिन्हें ये काम सौंपा गया है कि जनाब पब्लिक ग्रीवेंस को देखा जाए, हालात को देखा जाए, उन तक सही तरीके से आपकी आवाज़ जा सके। पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही जी मोहम्मद रमजान डार मड़वा से। जी रमजान साहब, मोहम्मद रमजान डार मड़वा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। दूर दराज इलाका है जी, बताएं जी मड़वा से क्या हाल चाल है?
सर सबसे पहले बारिश के बारे में कि यहाँ पर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। तो मसला है सर एक, यहाँ पर जियो फाइबर लाइन का काम चल रहा है सर। अच्छा। जो यहाँ से गावरन की तरफ जो रोड साइड में जा रही है पाइपलाइन जी। तो जिन्होंने सर ये एक काम किया है, जो पाइपलाइन है जहाँ पर ड्रेन की जो ड्रेन होती है रोड की, उसी ड्रेन में उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है। और बारिश जब हुई है तो ये इंकशाफ हुआ है कि जो पाइपलाइन भी मुतासर हुई है और लोगों को अबूरा मरोड़ में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप बता रहे हैं कि ये ड्रेन पाइपलाइन है, अगर ये अलग से इन्होंने ये पीने के पानी की भाई साहब, ये पीने के पानी की पाइपलाइन इस ड्रेन में डाली फाइबर नहीं सर, जियो पाइपलाइन। अच्छा, आपका मानना है कि जियो फाइबर जो इंटरनेट और ये है कि जनाब वो खराब हो रही है, उस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं? वो भी खराब हो रही है और ड्रेनेज सिस्टम भी मुतासिर है। ऑलरेडी जो ड्रेनेज का निजाम है उसमें जियो फाइबर डाली जा रही है। जरूर कंसर्न्ड एमएलए के नोटिस में आपकी बात लाएंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी 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 बताएं। चलिए बहुत शुक्रिया जी, चूंकि कॉल मिल नहीं पा रही है सही तरीके से, हम सुन नहीं पा रहे, आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा कोशिश करें ताकि आपकी कॉल को ले सके। एक और कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, देखते हैं कौन साहब है, कहाँ से हैं और क्या कुछ हुकूमत के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। हेलो जी, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी 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 बताएं। बताएं, मैंने 2 साल पहले ही बताया था, मेरी दुकान का केस लगा हुआ है कोर्ट में, हमने जीत लिया है एक कोर्ट में, मोबाइल कोर्ट में जी, और उसने सेशन कोर्ट में अपील कर दी है। सर पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास प्रॉपर्टी के, और दूसरी पार्टी के पास कोई पेपर नहीं है, फिर भी 2 साल 2.5 साल से मैं रात वेट हो रहा हूँ सर। अब इसमें यही है ना कि जब मैटर सब जुडिस चला जाता है, बात अदालत में होती है, तो उस पर बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है फिर, और दीगर चीज़ें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा ज़रूर, और आपका मानना है कि आपके पास तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, वही है कि आपका एक फ़ैसला आपके हक़ में आ चुका है। लेट अस होप सो कि ये फ़ैसला भी आपके हक़ में आए, क्योंकि अदालत का मामला है, इसलिए थोड़े से माजरत के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 जी, हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कहां से हैं आप? जम्मू से। नाम बताइएगा अपना जनाब। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। जी सुरेंद्र साहब, हुक्म करें जी, क्या बताना चाहते हैं आप? सर बताना ये चाहता हूँ, एक तो जो ट्रांसपोर्ट रोड पे खड़ी है, ना पानी है ना बाथरूम है, एक तो वो पहुंचाया जाए। जहां जहां भी है, उधमपुर में है, बाथरूम करने की जगह नहीं है, पानी नहीं है, ये 8 दिन 7 दिन गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो कैसा इंतजाम रहेगा इनका। दूसरा बात ये है, जो गाड़ियां डूब गई हैं वो सरकार हमारे को क्या देगी? एक बड़ा सवाल है कि हाईवे टूटा है, गाड़ियां दब गई हैं, वो तो ऑलमोस्ट डैमेज है, अब उसका कंपनसेट कैसे सरकार करेगी, एक बड़ा सवाल ये भी है। और दूसरा सवाल ये, जो दरमानदा बेचारे ड्राइवर है पिछले 3 दिन से, अब उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या कुछ है, किस तरीके से वो वॉशरूम जाएंगे, कैसे वो अपना रोज़मर्रा का काम वहाँ पर निकालेंगे जब तक पूरा काम चलेगा, गाड़ियाँ रेस्टोर होगी। मुझे उम्मीद है कि आज एक मीटिंग थोड़ी देर में होनी है, ड्यूकॉम साहब भी इस मीटिंग में होंगे, दीगर ऑफिशियल्स भी मीटिंग के अंदर है, हो सकता है वहाँ पर कोई भी मैकेनिज़्म बने। जो भी बात होगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपने बात की और मुझे उम्मीद है कि जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है और स्पेशली रामबन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़रूर आपकी आवाज़ पर ध्यान देगी, और मुस्तकबिल में भी इस तरीके के मामलात अगर आते हैं तो कैसे हल करना है। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो जी, आदाब। आदाब जनाब, आदाब जी। मैं जगती जम्मू से राकेश कुमार सोरी बोल रहा हूँ जी। सोरी साहब, जो कल एक अफसोसनाक हादसा हुआ रामबन में जी, तो सर आज की डेट में अगर ट्रेन सर्विस चालू होती तो आप देखिए लोगों को कितना फायदा होता जी। तो एक प्रधानमंत्री नहीं आ रहे तो वो वर्चुअल भी तो कर सकते हैं, क्योंकि रात को हमें किसी की इमरजेंसी पड़ी तो मुगल रोड से 2 सवारियों का प्राइवेट टैक्सी ने 15,000 रुपए लिया है फ्रॉम जम्मू टू कुपवाड़ा। आप देखिए कि ये पब्लिक के लिए कितनी मुश्किल हो रही है।
बात बिल्कुल सही है। अभी अगर आप दिल्ली से श्रीनगर का एयर फेयर भी देखेंगे तो दुबई आपके लिए आसान पड़ेगा जाना, बनस्पत दिल्ली इतनी ज़्यादा महंगी है। और आपकी बात सही है, ट्रैक हमारा तैयार है। अगर वर्चुअली फंक्शन एक हो जाता और पैसेंजर व्हीकल निकल जाती, यहाँ से ट्रेन निकल जाती कटरा से आगे की ओर, तो बहुत सारा रास्ता जो है वो थोड़ा सा अर्ली बन जाए और जो लोग रास्ते में फंसे हैं, जो टूरिस्ट हमारे रास्ते में फंसे हैं, उनको भी थोड़ी सी राहत मिलती, या इमरजेंसी में कुछ ट्रेन को चलने की इजाज़त होती, बाद में इनॉग्रेट भी किया जाता तो शायद एक रास्ता मिल जाता। इसमें मुझे उम्मीद है कि बात आपने रखी है और पॉलिसी मेकर्स और खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर और वजीर आज़म साहब का दफ्तर इस आवाज़ को सुने, जल्दी से मसले का हल निकाले। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी फटाफट से। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? अब्दुल गनी बोहरू अर्ज कर रहा हूं जनाब, चमलवास बानहाल से। हेलो जनाब, अब्दुल गनी बोहरू अर्ज कर रहा हूं चमलवास बानहाल से। जी जनाब बताएं। सर अर्ज इस तरह है, पीछे जो बारिशें हुई तो हमारे यहाँ बनहाल में ओले बहुत ज्यादा बरसे, बिल्कुल, जिसके कारण बागात का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। अब डीसी साहब के पास जाने के लिए तैयार थे तो रास्ता बंद है, तो इसलिए डीसी साहब को आपकी वसातत से अपील करना चाहते कि हमारे ये बागात के नुकसान का तखमीना करवाएगा। बिल्कुल, ये ओले जो गिरे हैं ये बहुत सारे इलाकों के अंदर गिरे हैं और उससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। मुझे उम्मीद है कि मज़कूरा वजीर जावेद डार साहब भी इसकी ओर तवज्जो दें और देखें कि ये जो पूरे एंटायर जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस के अंदर ये ज़ालाबारी हुई है जिसकी वजह से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचा भी है, उसे किस तरीके से कंपनसेट किया जाए। कुछ एदाद-ओ-शुमार सामने आए सरकार के सामने ताकि सरकार भी इस पर देख सके। लेटेस्ट होप सो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लास्ट कॉल ले लेती हैं जी प्रोग्राम की। हेलो हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? मोहम्मद सुल्तान खिव से। जी मोहम्मद सुल्तान साहब बताएं। ये खिवस में बोड़ बार मुसीबत खतरनाक जनाब, ये फैक्ट्री 5-7 साइडन, ये गर्ज से तूफान, मगर आम लुकन सख्ती कट यमो नोटिफाइडन वन है तो ऐसा ग्रीन जोन। कह बिचार बनाया मकान, तमिस इजाजत परमिशन मिलान मकान, ये बड़ बार करो पतम लि तुम रिक्वेस्ट, मगर कथा वो कुछ जगह आला हुकामन तक वो कथा सोरे ग्रीन जोन, खिव इलाका सोरे ग्रीन जोन, बिल्कुल मकान बिल्कुल कुछ जगह बनाने नोटिफाइड, ये ग्रीन जोन। अत पे लड़ो और गई मिनिस्टर, मगर आज तान कोर प्रिजर्व कहें, मगर फैक्ट्री अक बनान, चलो सह रोजगारी, लेकिन रोजगार सही, लेकिन मकामी तौर रोजुन लसन वसन तह बड़ा फैक्टर। इंशाल्लाह तुम इन नोट्स अंदर करो कोशिश कि हसनैन मसूदी साहबस ताम वातनाओ यह पैगाम और यम बाकी जिम्मेदार हाउसिंग बोर्ड तिमन ताम वातनाओ, हुकूमती इदारन ताम वातनाओ, युत जन का कानूनी चारजोई बनवित अत का रवात नीरित तमाम लुकन ती राहत हिकवती। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम JK में आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे प्रोग्राम सलाम JK में। लेकिन सलाम JK के इख्तिताम के साथ ही छोटा सा वक्फा होगा और वक्फे के उस पार खबरों का न थमने वाला सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।